हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। क्लास 8th में आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। एक्सरसाइज 9.1 तक मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, उनके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। अब हमारी एक्सरसाइज 9.2 जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसका टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि किस किस टाइप के बीजीय व्यंजक है और उनकी कैसे गुणा करते हैं। तो बीजीय व्यंजक मैंने आपको बताए थे कि कई तरह के होते हैं, जैसे एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपद है, और उससे भी आगे जब हमारे आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहने लग जाते हैं, बहुपद। हम बारी बारी से आराम से सीखते हैं कि कैसे। पहले हम देखते हैं एक पदी को एक पदी से कैसे गुणा किया जाए। पहला टॉपिक हम ले लेते हैं एक पदी को एक पदी से गुणा करना। ठीक है भाई, एक पदी क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पद होता है हमारा, ऐसा बीजीय व्यंजक। तो एक पद के उदाहरण मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5 ले लूँ अकेला, तो ये भी एक पद है। x ले लूँ तो ये भी एक पद है, और 5x ले लूँ तो ये भी हमारा एक पद है। 3y है, -1/2z है, 8w है, या -9t है। ये सब हमारे एक पदी व्यंजकों के उदाहरण हैं। और अब मैं आपको एक पदी को एक पदी से गुणा करना बताती हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मान लीजिए मैं 5 और x की गुणा करूं, तो 5 गुणा x, 5 गुणा x। 5 एक अचर है, कांस्टेंट है, x एक चर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 5x। इसका मतलब क्या है कि x जमा x जमा x जमा x जमा x, कितनी बार x, 5 बार x। भाई 5 इंटू चॉकलेट, तो 5 चॉकलेट्स हो गई, एक चॉकलेट है। ये x को मैंने आपको कई बार अभी पिछले लेक्चर्स में बताया है कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान के, इस x को आप एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, एक चीज मान के काम चला सकते हो। तो मैंने इस x को अगर एक चॉकलेट मान लेना है, मैंने माना कि x क्या है, x एक चॉकलेट है, x एक चॉकलेट है, और 5 गुणा x कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा एक चॉकलेट। भाई x का मतलब एक चॉकलेट है, और 5 गुणा एक चॉकलेट का मतलब कितनी चॉकलेट भाई, 5 चॉकलेट। चॉकलेट किसके बराबर है, x के, तो ये आ जाएगा 5x। तो बहुत आसान है, ये बात मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो नियम क्या कहता है कि चर और अचर की जब हम गुणा करते हैं तो दोनों को ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया जाता है, 5x आ जाता है। ये जो 3y लिखा हुआ है, असल में ये 3y भी क्या है, ये 3 और y की गुणा है, ये 3 और y का गुणनफल है। अब यहीं पर हम देखते हैं, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5 गुणा 4x। ध्यान देना भाई, 5 गुणा 4x, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, और इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणन का नियम क्या कहता है कि संख्या को संख्या से गुणा कर दो, 5 चौके 20, और x अचर है, x चर है, तो एज इट इज ये रह जाएगा 20x। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो अपने इसी नियम पे फिर से आ जाओ कि x क्या है, चॉकलेट। 5 गुणा 4 चॉकलेट, 5 चौके 20 चॉकलेट। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, 5 चौके 20 चॉकलेट। तो जब भी चर और अचर हमारे साथ गुणा में आते हैं तो चर की चर से गुणा करनी है, अचर की अचर से। तो 5 की तो 4 से हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 का पहाड़ा 4 तक पता है कि 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 5 चौके 20x। इसी में मैं यहीं पर देखो थोड़ा अल्टर कर दूं, इस 5 के साथ मैं लगा दूं 5y गुणा 4x। ये भी एक पदी है और ये भी एक पदी है। तो अब आपने इनको गुणा कैसे करना है कि 5 को तो 4 से, देखो ये असल में इसका मतलब क्या है, 5 गुणा y गुणा 4 गुणा x। अब गुणा करते समय अचर को अचर से, यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को तो 4 से करना है और y गुणा x करना है। तो 5 चौके 20, और yx का मतलब या तो yx लिख दो या इसको xy लिख दो। x चॉकलेट है
और y को मैं अगर टॉफ़ी मान लूँ, y को अगर मैं यहाँ पर कोई टॉफ़ी मान लेती हूँ तो हमारे पास 5 टॉफ़ी और 4 चॉकलेट है, तो हम कहेंगे कि कुल मिलाकर 20 टॉफ़ी चॉकलेट है, तो 20xy। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको दोनों तरीके से समझना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही बार में डायरेक्ट समझ आ जाता है कि मल्टीप्लाई क्या करना कैसे है। कुछ बच्चे भाई ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स वाई की कहानी समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है। तो उन बच्चों को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इन्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीज़ें मान लें और फिर देखें तो ये टॉफ़ी है, ये चॉकलेट है, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 20 टॉफ़ी चॉकलेट, 20 टॉफ़ी चॉकलेट, तो 20xy। तो मैं इस तरह के कुछ उदाहरण अभी आपको यहाँ फिर से बताने का प्रयास करती हूँ। मान लीजिए एक मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, 2 एक और लेते हैं एक पदी का, माइनस का आ जाए तो -3x गुणा 4z। ध्यान देना, तो 3 को तो 4 से गुणा करना है हमने, तो बेटा जी ये हो जाएगा 3 चौक 12 जमा घटा घटा, और x और z क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं तो ये एज इट इज आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी इस एक पदी की एक पदी से, और एक पद ही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? यहाँ मैंने केवल एक अचर लिया था और एक चर लिया था। यहाँ मैंने y और x दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर भी मैंने दो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ साथ दो अलग अलग साइन यूज़ किए हैं। इसके अलावा मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5/7x इंटू 3/5y। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि चर को चर से गुना करना है, अचर को अचर से गुना करना, चर को चर से करना है। तो 5/7 इंटू 3/5 और ये आ जाएगा xy। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों की गुणा से बचेगा 3/7xy। अब यहाँ ऐसे करने की बजाय आप यहाँ पर भी ये जो मैं और लिख रही हूँ, और का मतलब है कि हम इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। 5/7x इंटू 3/5y है, तो ये 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3/7 यहाँ इकट्ठा आ जाएगा और xy इकट्ठा आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों जो पद हैं वो एक ही चर में हों, मान लीजिए ये मैं ले लेती हूँ 2x इंटू 6x। ध्यान देना है भाई, 2x इंटू 6x। तो अब यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इंटू x इंटू x। अब x 2 बार आ रहा है। हमने घात और घातांक अगर आपने पढ़ा हो तो एक ही चर जितनी बार आता है उसे हम घात में बदल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 12x की घात 2 आ जाएगा, चॉकलेट स्क्वायर आ जाएगा, चॉकलेट की पावर बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और x को क्योंकि सेम वेरिएबल है तो x की पावर 2 आ जाएगी। अगर यहाँ y होता तो 12xy आ जाता। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5x इंटू -3x स्क्वेयर। ध्यान देना है भाई, एक प्लस में टर्म है एक माइनस में टर्म है, तो पहले तो हमारा जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, x एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो कुल x कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो -15x³ हमारा आ जाएगा। क्लियर है? अब कई बार कुछ अलग तरह के सवाल भी हमारे आ जाते हैं, जैसे एक पदी की, अभी हम केवल एक पदी की बात कर रहे हैं, ये सब मैंने एक पदी लिए हैं। मैं यहाँ ले लेती हूँ 2xy, एक पदी है, इसमें कोई जमा घटा का चिन्ह नहीं आ रहा, गुणा 4z। ठीक है भाई, गुणा 4z। तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, 2 चौके 8, और x, y और z तीनों अलग अलग चर हैं, तो इनको जब गुणा करेंगे तो x, y, z तीनों को लिखेंगे। एक पदी की एक पदी से गुणा एक पदी ही आती है। तो यहाँ तक के सभी एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा है बेटा कि
चर को तो चर से गुणा करना है और अचर को अचर से गुणा करना है। अगर दोनों का सेम साइन है प्लस आ जाएगा, दोनों का अपोजिट साइन है तो माइनस आ जाएगा। अगर एक्स जेड करके अलग अलग चर है तो दोनों आएंगे, लेकिन अगर एक्स एक्स करके इकट्ठे चर है तो एक्स की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्स वाई था, जेड था, तीनों अलग अलग थे तो तीनों को यहाँ पर हमने अलग अलग लिख दिया है। अभी हमने 2 ही एक पदी लिए थे, अब हम 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक एक पदी की गुणा सीखने जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो मान लीजिए पहला उदाहरण मैं ले लेती हूँ, x गुणा वाई गुणा जेड। ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, तो तीनों अलग अलग चर हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है कि तीनों अलग अलग चर हैं। लेकिन अगर यहाँ मैं लिखती x गुणा x तो एक ही चर 3 बार गुणा के लिए हम ये वाली डॉट भी नीचे, बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं, नीचे की तरफ डॉट लगा देते हैं। तो इसका मतलब और इसका एक ही मतलब है। तो एक ही चर x यहाँ 3 बार आ रहा है तो हम इसे x की पावर 3 लिख देंगे, x की घात 3 लिख देंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं, x गुणा y। अब इसमें x तो 2 बार आ रहा है तो x की पावर तो 2 हो जाएगी, और y एक ही बार आ रहा है तो y अकेला हो जाएगा। इसको मैं लिख दूं x गुणा y, तो x तो एक बार है और y कितनी बार है? 2 बार है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। क्योंकि भाई जो एक जैसे हैं, y 2 बार है तो y की घात 2 हो जाएगी, x अकेला है तो एज इट इज रह जाएगा। तो मैं छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको समान और अलग अलग चर को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये समझ में आए। अब हम देखते हैं, मान लीजिए मैं लिख लेती हूँ 3x इंटू 4y इंटू 5z। 3 एक पदी हैं ये, तो 3 हैं तो इसकी और इसकी अचर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 3 4 12, 12 5 60, और x y एंड z को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 60 x y z। तो यहाँ पर चाहे आपको कितने भी नंबर्स मिल जाएं, तरीका अगर आपको समझ आ जाता है, कितने भी एक पदी मिल जाएं, तरीका अगर आपको समझ आ जाता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखते हैं भाई, ये एक पदी है लेकिन अभी एक से ज़्यादा चर वाला एक पदी ले लें। मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ 2xy गुणा 3xz गुणा 4yz। ठीक है भाई, ध्यान देना मेरी बात पर। तो असल में तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम इन सबके गुणनखंड करते हैं, फिर समान उनको गुणा करते हैं, लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे। अब हम 8वीं क्लास में हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 3 और 4 की गुणा कर लो, 2 3 6, 6 चौके 24, ऐसे करना है। अब x कितनी बार है? 1 और 1 2 बार है तो x की पावर आ जाएगी 2। y एक बार यहाँ है, मेरी उंगली पे ध्यान देना, y एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, दिख रहा दोनों जगह, तो y भी कितनी बार आ गया? 2 बार। और z एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है तो z भी कितनी बार आ गया? 2 बार। इसे मैं जरा आपको एक्सपेंड करके भी दिखाती हूँ। इस 2xy का क्या मतलब है? 2 गुणा x गुणा y गुणा, अब 3xz का क्या मतलब है? 3 गुणा x गुणा z गुणा 4 गुणा y गुणा z। यानी इतने सारे नंबरों को, कितने हो गए भई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो एक जैसे हैं भैया उनको मिला लो, तो 2 और 3 और 4 ये तो हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो इन तीनों को तो एक ब्रैकेट में कर लो। x को x के साथ, ये डॉट लगा लो ना, इस x को इस x के साथ एक ब्रैकेट में कर लो, हो गया। अब इस y को इस y के साथ एक ब्रैकेट में कर लो, और भैया z को उठाकर z के साथ एक ब्रैकेट में कर लो। लाइक टर्म्स एक जैसी इकट्ठी कर लो। 2 3 6, 6 चौके 24 गुणा x 2 बार है तो x की पावर 2, y 2 बार है तो y की पावर 2, और z 2 बार है तो z की पावर 2, और बीच में से गुणा का चिन्ह जब हम हटा देते हैं तो ये बनता है 24x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और ये दोनों बिल्कुल हमारे सेम आंसर यहाँ पर चल रहे हैं। तो इतना लंबा क्वेश्चन हमने नहीं करना है, ये जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं
अब हम सीधा आपकी जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। एक प्रयास कीजिए और दे रखा है आपके में, एक प्रयास कीजिए का क्वेश्चन और है, वो बता देती हूँ मैं। प्रयास कीजिए में ये क्या कह रहा है कि 4x गुणा 5y गुणा 7z ज्ञात करो। कितना आसान है, कितना आसान है, ये देखो अभी तो किया है मैंने, अभी इसी टाइप का ही तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 4x, ये देखो ना, ये करा रखा है, ये देखो ये करा रखा है ना, तो इसी तरह का ये है, बस यहाँ पर थोड़े से नंबर्स चेंज हो गए हैं। 4x गुणा 5y गुणा 7z, 4 5 20, 20 7 140, और x y और z तीनों को हम इकट्ठा लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्यों है? क्योंकि पहला और दूसरा उदाहरण प्रश्नावली 9.1 में आ चुका है। इस प्रश्नावली का ये पहला ही उदाहरण है, लेकिन पूरी चैप्टर का ये तीसरा उदाहरण है। मैं एक बात आपको स्पेशल कहना चाहूँगी विशेष रूप से कि बच्चे सवाल करने से पहले स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ो। आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट को पढ़ते तक नहीं है, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। 1 से 2 बार आपने स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना है। इस आदत से आपका ये समझ लीजिए कि मैथ्स का 50% काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या और हम ऐसे शुरू हो जाएंगे तो हमारे कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होगी। एक आयत के, ठीक है, एक आयत के जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ध्यान देना, एक आयत है भैया जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, के क्षेत्रफल की सारणी को पूरा कीजिए। ये हिस्सा एक है, एक आयत के क्षेत्रफल की सारणी को पूरा कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अब ये लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल कहाँ से बीच में आ गया? हम तो एक पद की गुणा करना सीख रहे थे, समझ रहे हो ना? आया ना दिमाग में क्वेश्चन कि ये क्या आ गया? तो बेटा जी ये भी उसी का ही पार्ट है। ये मैंने यहाँ साइड में एक आयत बना दी, ये आयत की लंबाई L है, ये आयत की चौड़ाई B है। तो हम सबको ये बात पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि LB। अब आपको जो आयत की लंबाई और चौड़ाई मिलेगी वो एक पदी में मिलेगी, और क्षेत्रफल का मतलब, अगर लंबाई L है, सिंपल सी बात है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है? LB। ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ लिखा है, बुक में नहीं लिखा था। तो अब हम इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। इसके पहले पार्ट में लंबाई 3x गिवन है, चौड़ाई 5y गिवन है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये भी असल में क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी, मोनोमियल, ये मोनोमियल। इन दोनों की जब हम गुणा कर देंगे 3x गुणा 5y, तो हमारा जो है गुणनफल का भी काम हो जाएगा और क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो 3 5 15, क्योंकि x और y अलग अलग चर हैं तो एज इट इज रह जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 15xy। इसी प्रकार हमें बाकी भाग भी इसके पूरे करने हैं। तो B भाग में हमारी जो लंबाई है, ध्यान दें, वो 9y है, और चौड़ाई है वो 4y स्क्वेयर है। कितनी है? 4y स्क्वेयर। तो अब हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, फिलअप दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे? 9y गुणा 4y स्क्वेयर, 9 चौक 36। अब ध्यान देना, ये y है और ये y स्क्वेयर है, तो y गुणा y स्क्वेयर का मतलब y गुणा, भाई y स्क्वेयर का मतलब 2 बार y, तो कुल मिलाकर y कितनी बार आ गया? 3 बार। 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो 36y की पावर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। अब हम आयत के ही क्षेत्रफल के C भाग पर जाते हैं। 4AB लंबाई है, 5BC चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4AB गुणा 5BC। अब यहाँ आपको एक पदी के जो गुणनफल का नियम है या तरीका है वो याद होना चाहिए। तो 4 5 20, A अकेला है, दोबारा नहीं है, तो A आएगा। B यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बार है, B 2 बार है, तो B की पावर 2 आ जाएगी, और बच गया हमारा C। तो ये हमारा इस आयत का क्षेत्रफल आएगा जिसकी लंबाई 4AB और चौड़ाई 5
BC है। और इसी थर्ड एग्जाम्पल का ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें आयत की लंबाई 2L² m। आपने ध्यान रखना है चर x में, y में, a में, b में, l में, m में, p, q कुछ भी हो सकते हैं, तो उन्हें देखकर आपने घबराना नहीं है कि अब ये क्या बीच में आ गया। इनको x y की जगह ही आपने मानकर चलना है। तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा, 2L² m गुणा चौड़ाई कितनी है, 3LM²। अब आप यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे भाई, 2 तिया 6, L 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो L कितनी बार आया, 3 बार। M 1 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो M कितनी बार आया, 3 बार। और ये हमारी दी गई आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर 2 बातें सीखी हैं, ध्यान देना। हमने बीजीय व्यंजक में क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीख लिया। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो गणित में आपस में रिलेटेड होती हैं और हमें इन्हें भूलना नहीं है। यहाँ अब सीखने के बाद 4 सवाल एक से करने के बाद अगर हमें आयत का क्षेत्रफल याद नहीं रहता है तो फिर ये हमारी गलती है कि हम काम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ आपको मैंने बीजीय व्यंजकों की एक पदी की गुणा भी सिखा दी और साथ में आयत का क्षेत्रफल निकालना भी सिखा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे आप शेयर कर सकते हो। ये है हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। 2 ही एग्जाम्पल हैं आपके एक्सरसाइज 9.2 में। निम्न सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम यहाँ आयताकार की जगह घनाभाकार लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आकृति घनाभ होती है, आयत नहीं होती है। प्रत्येक का आयतन ज्ञात करें। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो। जैसे आपके घर में आप जूते लाते हो तो जूते का डब्बा है, संदूक है, गोदरेज की अलमारी है, और आपकी क्लासरूम में भी अलमीरा वगैरह होंगी, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका लंच बॉक्स है। ये सब इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिनकी 3 विमाएँ होती हैं। एक लंबाई होती है L लेंथ, चौड़ाई ब्रेड्थ का B पहला अक्षर हम ले लेते हैं और ऊंचाई हाइट का H पहला अक्षर हम लेते हैं। और इस पूरे डब्बे ने जितना स्थान घेरा हुआ है या इसके अंदर जितना सामान आ सकता है वो इसका आयतन कहलाता है। तो किसी भी घनाभाकार डब्बे का जो आयतन होता है वो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी LBH होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर सारणी पूरी नहीं करनी है, पहले तो मैं बता दूं आपको भाई, पिछले एग्जाम्पल में आपने करनी थी सारणी पूरी, इस एग्जाम्पल में आपको उनका आयतन ज्ञात करना है। तो 3 भाग दे रखे हैं, कहीं आप देखो भी यहाँ भी सारणी पूरी करनी है, ऐसा नहीं है। तो हमें अलग अलग तीनों भागों को हल करना है। ये पहला भाग है जिसमें घनाभाकार बक्स की लंबाई 2ax है, चौड़ाई 3by है और ऊंचाई 5cz है। और इस प्रकार के बक्से का बॉक्स का हमने आयतन ज्ञात करना है। तो अब हम इन सवालों को कैसे करें, यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि घनाभाकार बक्से का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में बेटा जी ऊंचाई, यानी कि आप उसको LBH से लिख सकते हो। ठीक है भाई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो पहले भाग में जो आयतन होगा, हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो जो है एक पदी के एक पदी से गुणा ले रहे हैं। तो पहले बक्से की लंबाई, ये देखो यहाँ मेरे अंगूठे पे यहाँ 2ax, देखो दिखाई दे रहा है आपको, मैं दूसरे पेन का प्रयोग करती हूँ, ये रहा 2ax लंबाई है। तो लंबाई हो गई 2ax गुणा चौड़ाई हो गई 3by और गुणा ऊंचाई हो गई 5cz। यानी कुल मिलाकर अगर हम इन तीनों विमाओं को गुणा कर दें तो हमें इस बक्से का आयतन मिल जाएगा। और ये गुणा अभी जब मैंने आपको एक पदी से सिखाया है, तो ये देखो ये कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ करवा चुकी हूँ, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। साथ साथ इनके नोट्स भी अपने बनाते चला करो, अपने हाथ से जितना करोगे उतना बढ़िया रहता है। तो भैया अब हम इनकी गुणा कर देते हैं बेटा। देखिए ये है 2ax गुणा 3by गुणा 5cz। तो 2 तिया 6,
6 पंजे 30। अंकों की अंकों से एक ही लाइन में कर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इतना कर सकते हो कि पहले ले लो 2 गुणा 3 गुणा 5 एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। ये AX एक में ले लो, इसके साथ BY दूसरी में ले लो और CZ तीसरी में। अब आप ये देख लो कि कोई भी चर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा भाई 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 AX BY CZ। तो AX BY CZ और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आगे हमने इसको छेड़ना ही नहीं है। कई क्या कर देते हैं, आपकी बुक में क्या कर रखा है कि ABC को इकट्ठा ले रखा है, XYZ को इकट्ठा, तो वो भी गलत नहीं है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30 ABC XYZ, और ये भी गलत नहीं है। समझे मेरी बात को, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ये भी ठीक है और ये भी, दोनों की एक ही बात है। अब हम इसके दूसरे भाग पर आ जाते हैं। दूसरे भाग में देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगी। लंबाई है m² n, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। लंबाई है m² n, चौड़ाई है आपकी n² p और p² m। देखिए मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, चौड़ाई है n² p और ऊंचाई है p² m। आई थिंक अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम इस घनाभाकार डब्बे का बेटा निकाल लेते हैं आयतन LBH, ठीक है भैया। तो L हो गया m² n, B हो गया n² p और H हो गया p² m। अब यहाँ पर जो एक जैसे चर हैं उन्हें आपने इकट्ठा कर लेना है ताकि आपसे गलती ना हो। m² और m, देखो 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद नहीं कहूँगी मैं, 6 व्यंजक पद तो 3 ही है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों को तो इकट्ठा कर लो। m² गुणा m एक ब्रैकेट में ले लो, अगली ब्रैकेट में ये देखो मैं अलग पेन से निशान लगाती हूँ, n को और n² को इकट्ठा कर लो। अगली ब्रैकेट में n और n² को इकट्ठा कर लो और उससे अगली ब्रैकेट में p और p² को, सेम वेरिएबल्स को एक एक ब्रैकेट में आप इकट्ठा कर लें तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी गुणा। m 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो m कुल कितनी बार हो गया 3। जो m 2 बार था, यहाँ 2 पावर थी, एक और भाई उसका मिल गया, तो m की पावर कितनी हो गई 3। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ n पहले 1 बार था, यहाँ 2 बार था, ये n कितनी बार हो गया 3। तो n की पावर से याद रखो, एक्सपोनेंट को शक्ति से, ताकत से याद रखो। तो n की पावर हो गई 3 और यहाँ p की भी पावर 3। तो हम इसके बीच में से गुणा का निशान हटा दें, m³ n³ और भैया p³, ये हमारा आयतन आ जाएगा। और इस आयतन के बहाने हमने वही फिर से एक पंथ 2 काम हो रहे हैं। हम घनाभ का आयतन निकालना भी सीख रहे हैं और हम 2 से ज़्यादा एक पदी की गुणा करना भी सीख रहे हैं। तो ये हमारे लास्ट एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट है जिसमें लंबाई चौड़ाई आपको दिख नहीं रही होगी। तो लंबाई है 2 क्यू, चौड़ाई है 4 क्यू² और ऊंचाई है 8 क्यू³। मैंने यहाँ साइड में लिख दी है। अब हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की जगह लिखा 2 क्यू, चौड़ाई की जगह लिखा 4 क्यू² और ऊंचाई की जगह लिखा 8 क्यू³। अब अगर आप ध्यान दो तो 3 तो कांस्टेंट्स हैं, 2 4 और 8, 2 गुणा 4 गुणा 8, तीनों को इकट्ठा कर लो। क्यू² क्यू³, इन तीनों को इकट्ठा कर लो, क्यू गुणा क्यू² गुणा क्यू³। अब संख्याओं की गुणा तो बड़ी ही आसान होती है, 4 दूनी 8 और 8 8 64, 8 चौक 32, 32 दूनी 64 गुणा क्यू। देखें अब अकेला क्यू लेकिन बहुत बार आ रहा है, 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, मतलब पावर जोड़ देते हैं। वैसे तो ये नियम है, घातांक में आ जाता है कि अगर समान आधार है तो गुणा करते समय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो क्यू कितनी बार आ गया 6 बार। फिर हम ये गुणा का निशान हटा देते हैं तो 64 क्यू की पावर 6, ये हमारा आयतन भी आ जाता है और एक पदी से गुणा भी आ जाती है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में सॉल्व करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और अगर मेरे लेक्चर आपको समझ आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें।
थैंक यू स्टूडेंट्स।